ये जो कंडीशनिंग होती है ना, जिन चीज़ों की आदतें पड़ जाती है, या जिन मान्यताओं को, जिन बातों को हम पीढ़ी दर पीढ़ी या ज़माने के लोग करते आते हैं, सुनते आते हैं और वैसा व्यवहार करते आते हैं, तो वो कंडीशनिंग बहुत गहरी चली जाती है और उस कंडीशनिंग का असर होता ही रहता है। अब जैसे कि जो परिवार शाकाहारी होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, वहाँ शाकाहारी होंगे, वहाँ मांसाहारी हो जाते हैं कभी कभी, लेकिन वहाँ पे ज़्यादातर प्रतिशत में जो आने वाली पीढ़ियाँ होती है वो भी शाकाहारी होती है। इसी तरीके से सोच का होता है, अलग अलग सोच के लोग होते हैं। भारत में हजारों सालों तक तो राजशाही रही, कोई राजा होते थे और बाकी प्रजा होती थी। तो ये जो राजशाही की व्यवस्था है वो भारत के आबो हवा में बहुत गहरे तक गई हुई। यहाँ हमारे यहाँ राजशाही का बहुत गहन असर है प्रत्येक व्यक्ति पे आज भी। और जैसा कि हम इतिहास में पढ़ते हैं कि राजाओं का कैसा शान व शौकत, कैसा वैभव, कैसा उनका लाव लश्कर और कैसा उनका जीवन, और प्रजा का जीवन, वो दीनहीन गरीब, जब राजा आए तो उनको उठ के 3-3 बार सलाम करना, और ये और वो सारा कुछ। कभी किसी को ख्याल ही नहीं आता है कि वो भी इंसान, मैं भी इंसान, फर्क क्या है। लेकिन ये फर्क का जो ख्याल आता है, ये ख्याल भी नहीं आ पाता है। और वो तो राजा है, राजा है, वो सब कुछ कर सकते हैं। फिर उसके बाद में जब भारत गुलाम हुआ तो तब भी राजशाही रही, तब भी वही व्यवस्था रही। तब थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, क्योंकि जो जिन लोगों ने गुलाम बनाया तो व्यवहार भी गुलाम जैसा ही करेंगे। तो पहले ही तो प्रजा की तरीके से अंदर बड़ा हीनता बोध था, और फिर वो रेखांकित हो गया और भी गहरा हो गया। फिर आज़ादी मिली। आज़ादी के जो लोग, नेता लोग थे, और जो लोग उस वक्त के कर्णधार थे, वो ज़्यादातर पश्चिम से पढ़ लिख के आए थे, तो वो लोकतंत्र देख के आए थे। उन लोगों ने देखा कि इंसान इंसान होता है, इंसानियत बहुत बड़ी बात होती है, न कोई ऊपर होता है न कोई नीचे होता है, सबको जीने का बराबर अधिकार मिलता है, सबको देश के संसाधनों पर समान अधिकार होता है। ऐसा नहीं कि देश के संसाधनों पर कुछ को तो बहुत ज़्यादा अधिकार और कुछ को ज़रा भी अधिकार नहीं। अब जैसे कि मैं एक उदाहरण दूँ, जो कि मैं इन दिनों में काफ़ी ज़्यादा अनुभव कर रहा हूँ, ज़्यादा मेरे ध्यान में आ रहा है। बसों की हालतें देखो आप, मैं इस पर एक वीडियो बनाने वाला हूँ। ऐसी भयानक भीड़ है और ऐसी बुरी हालतें बसों की, और बस स्टैंड पे जो भीड़ भड़का, और मतलब आप जिंदा कैसे रह जाते हो इस सब में। एक एक बस में ठचा, और इन दिनों में गर्मी ऐसी भयंकर, लेकिन कभी किसी एक व्यक्ति को भी ख्याल नहीं आता है कि हमें अच्छी बसें क्यों नहीं मिलती, हम आराम से सफ़र क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं करते। और जितना हम पैसा देते हैं उतने पैसे में तो आराम से यात्रा करने का तो अधिकार मिलना चाहिए ना। पैसा इसी बात का तो लिया गया है। मैंने सालों पहले ऑस्ट्रेलिया में देखा कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे टैक्सियों जैसे प्लेन चला रखे हैं। किसी भी शहर आपको जाना है, एयरपोर्ट जाइए, टिकट लीजिए, बैठिए और उधर दूसरे शहर चले जाइए, और मिनिमम खर्चों पे। एक कल्याणकारी सरकार तो ऐसी होती है ना, वेलफेयर स्टेट। लेकिन किसी को कभी ख्याल नहीं आता कि हमें इतना, जितना हम पैसा दे रहे हैं एक जगह से दूसरे जाने का जगह का, और काफ़ी ज़्यादा पैसा दे रहे हैं, कम नहीं दे रहे हैं। आप 30 किलोमीटर की भी यात्रा करते हो तो लगभग 50 रुपये का टिकट बन जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। फिर उसके बाद में आपको सुविधा तो कुछ नहीं मिली।
आपका तो जीना दूभर हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा विकल्प भी नहीं। लेकिन सवाल मेरा ये उठता है कि किसी के कभी तो भीड़ में दिमाग चले यार कि ये है क्या, हमारे लिए अच्छी बसें क्यों नहीं चल रही है, क्यों सरकार को अच्छी बसें नहीं चलाना चाहिए। ये होता है क्योंकि वो इतना क्या। और ठीक इसी समय इसी देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री के लिए दुनिया का सबसे महंगा प्लेन है। दुनिया के किसी भी देश में किसी भी राष्ट्राध्यक्ष ने अपने लिए ये महंगा प्लेन नहीं मंगाया। उनकी अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, तब भी सिर्फ अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए होता है, और वो भी सुरक्षा कारणों से। अब मैं ये कल्पना करूं कि किसी यूरोपियन कंट्री में या किसी विकसित देश में या सजग लोगों के देश में ऐसा हो कि जनता तो ऐसी टूटी फूटी भंगार बसों में भरी के यात्रा करे और उनके राष्ट्राध्यक्ष के पास दुनिया का सबसे महंगा प्लेन, हजारों करोड़ का, क्या बर्दाश्त कर लेंगे लोग? पहली बात तो वहाँ के राजनेता ऐसा नहीं करेंगे। एक इंसानियत होती है, कर यार जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं उस चीज़ की पे इतना पैसा क्यों खर्च कर जाए। लेकिन अब ये वही चीज़ है कि वो तो राजा है, उनके तो सब चीज़। मैंने कुछ एक बार पूछा अभी भीड़ में, तो हर एक लगभग सभी तरफ से यही जवाब आता है, अरे वो तो प्रधानमंत्री है, उनके लिए चाहिए। अरे प्रधानमंत्री तो क्या हो गया, लोकतंत्र में तो लोग भी महत्व रखता है ना भाई। मतदाता का भी उतना ही महत्व जितना जीत के जाने का। मतदाताओं से तो वो चुना जाता है, लेकिन आता ही नहीं, विरोध ही नहीं आता। और फिर अगर कोई व्यक्ति अपने को राजा जैसा साबित करने लगे, उसका व्यवहार, उसका आचार विचार, उसका जीने का ढंग, उसकी जीवन शैली, तो ये जो प्रजा के अंदर पूरी कंडीशनिंग, वो तो गदगद हो जाते हैं, अरे आ गया कोई। क्योंकि इसी के अंदर ये भी होता है कि अब जो भी करना है राजा को करना, हमें तो कुछ नहीं करना है। आप इसी देश के अंदर देखो, जो भी ऐसे राजनेता हैं जो थोड़े सीधे हैं, सरल है, सामान्य जीवन जीते हैं, उनको लोग राजा की तरह नहीं देखते हैं। उनके भी पसंद करने वाले लोग होते हैं, उनका भी एक वर्ग होता है और उनके भी मतदाता होते हैं जिनसे वो चुने जाते हैं। जैसे कि ममता दीदी, बंगाल की मुख्यमंत्री, वो एक बहुत सीधी सादी महिला है, सूती साड़ी में रहती है, इस तरह रबर की चप्पल पहनती है, उसके बावजूद उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। वो कभी भी अपने आप को ऐसा राशि ठाट बाट जैसा कुछ भी नहीं करती, लेकिन इसी देश में उसको भी तो पसंद किया जा रहा है, उसके कोई खर्चे नहीं है। तो इतनी समझ तो आज भी है कि अगर कोई सरलता से, सहजता से हमारे बीच का होके रहता है, उसको भी लोग बहुत पसंद करते हैं। प्रसिद्धि के लिए किसी लाव लश्कर की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज शास्त्री जी को इस देश में जितना सम्मान मिलता है सभी वर्गों से, वो एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सादगी का अपना बहुत बड़ा गहरा प्रभाव होता है। महात्मा गांधी, पूरी दुनिया के लोग आज भी उस महान आत्मा को याद करते हैं और सम्मान से उनके सामने झुकते हैं। सादगी कितनी बड़ी चीज़ थी उनके साथ। जब उन्होंने देखा कि मेरे देश के ऐसे गरीब लोग जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहन सकते, उनने उन जैसा कपड़ा, अब लाखों करोड़ों लोगों को लगने लगा कि ये हमारे बीच से निकला हुआ नेता है। और भारत की स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी का होना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके पहले तक जितने भी आंदोलन हो रहे थे वो सफल नहीं हो पा रहे थे, प्रयास तो जारी थे। महात्मा गांधी का प्रयास सफल हुआ क्योंकि वो हमारे बीच में से निकले। ऐसा लगा भारत भर के लोगों को कि ये हम में से एक है, तो उनके पीछे चल दिए। और वो सारे नेता जो हम में से बीच के हैं, वो देखिए कि उनको बड़ा आदर दिया जाता है। ये जो अपने आप को राजा जैसा और वैभवशाली और अपने आप को बहुत ज़्यादा करने वाले होते हैं, वो एक वर्ग को प्रभावित करते हैं और एक वर्ग उनका बड़ा वो रहता है, लेकिन वो सामयिक बातें ही रह जाती हैं। ऐसे पूर्व में नेता हुए हैं जो अपने पे
बहुत ज़्यादा खर्च करते थे, बड़ी शान और शौकत से रहते थे। उनके नाम भी लोगों को याद नहीं है। एक गृह मंत्री थे कुछ साल पहले भारत के, कुछ साल पहले, आज मुझे तो नाम ही याद नहीं आ रहा उन सज्जन का। तो ये बात भी सच है कि हम में से एक वो नेता लोगों का दिल जीतता है। आज जैसे कि राहुल गांधी जिस तरीके के भी, चाहे वो पद यात्राएँ हो, चाहे किसी ढाबे में जाके चाय पी लेना हो, चाहे ट्रक में चले जाना हो, चाहे कहीं पे स्कूटर पे चले जाना है, ये अब धीरे 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 लोगों को लगने लगता है कि ये हम हमारे से बीच में से एक व्यक्ति है। तो लोगों की एक उम्मीद जगने लगती है उस व्यक्ति से। ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति तो इतना ऊंचा बैठा है कि उस तक तो तुम झुक के प्रार्थना भले ही कर लो, भक्ति भले ही कर लो, उस तक तुम नहीं पहुंच सकते। तो ये अल्प समय के लिए तो चीज़ें चल जाती है, लेकिन स्थायी समय के लिए ऐसे नहीं चलते। इतिहास में भी वो राजा याद किए जाते हैं जिन राजाओं ने प्रजा के सुख दुख में साथ रहे, शामिल रहे, वही राजा याद रहे। जो राजा किसी भी तरीके से आम जनता के साथ मित्रतापूर्ण नहीं रहे, वो इतिहास में याद नहीं रहे। हाँ, क्रूर राजाओं को उनकी क्रूरता की वजह से याद रखा गया। अब हिटलर इतिहास में एक तरीके से अमर ही हो गया, लेकिन वो कोई अच्छे व्यक्ति की तरह तो नहीं हुआ, वो एक क्रूर व्यक्ति की तरह हो गया। तो बावजूद इसके कि भारत में हमारे राजशाही को लेके, राजा को लेके एक बहुत गहरी कंडीशनिंग है। हमें राजा तब भी वो प्रिय होते थे जो जनता का या प्रजा का सुख दुख जानते थे और उसके लिए काम करते थे। उनके लिए बड़ा आदर था, और वैसे ही राजा बड़े भगवान की तरह याद किए गए। और ऐसे इतिहास में राजा हुए हैं इस देश के अंदर, अद्भुत राजा हुए हैं, जिनका न्याय, जिनका कर्म आज भी लोग याद रखते हैं। तो लेकिन फिर भी एक वर्ग तो ऐसा है, हमेशा ना ऐसे ही रहा, या यूं कह सकते हैं कि हर एक ही देश में ऐसा तो वर्ग होता है जिसको ये भी एक मानसिक रोग होता है, जिसको किसी को महान बनाने में बड़ा रस रहता है। उसको तो बस चाहिए कि कोई अपने आप को महान सिद्ध कर दे, फिर उसके चरणों में लौटायमान। अब एक उदाहरण मैं देता हूँ, जैसे कि ओशो ने हर व्यक्ति को बहुत सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा। उनसे जब भी कोई मिले या जितना भी ओशो के संबंध में कोई आया तो सबको कि आप, क्योंकि ओशो की तो ओशो है, उनने कभी उनके अपनी पूजा करवाना कि ये सब चीज़ें उनने कभी नहीं चाहिए, न उनने करवाई। लेकिन आप देखो ओशो के नाम से अब कैसी दुकानदारियाँ चल निकली, कैसे न घिनौने काम ओशो के नाम से लोग करवाए, क्योंकि उनको तो मज़ा आ रहा है। अब बाय चांस कोई ऐसा व्यक्ति जो ओशो के साथ रहा, ओशो से मिला या किसी पद पे काम करा, बस उसको तो मसीहा बनने में देर नहीं लगती, उसके तो अंधभक्तों की एक भीड़ इकट्ठी हो जाती है। फलां चंद जी ने ऐसा किया था, फलां जी ने, और वो भी बड़े बार बार गई, मैं ओशो से ऐसे मिला, मैंने ओशो से ऐसा कहा। अब ओशो के विजन के ठीक विपरीत ये लोग काम करते हैं, लेकिन उनको मिलते हैं ऐसे लोग, उनको तो बड़ा मज़ा आता है। मैंने देखा है, कभी कभी फोटो में भी देखता हूँ, चरणों में लुटायमान हो रहे हैं, वो तो कुर्सी पे बैठे खोपड़ी पे धक्का दे रहे हैं। और ऐसे मुझे तो कभी कभी ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि ये जो जिनके कुछ होता है वो क्या होता है कि मतलब क्या करूँ? एक गंवार मूर्ख तुम्हारे सिर पे धक्का दे रहा है, उससे तुम्हें हो क्या रहा है? क्योंकि मैंने ओशो से लिया है ये, तो मुझे नहीं पता भाई कि ये, लेकिन ओशो के नाम से भी ये बकवास है। तो जिसको भी ऐसे कोई अपने फायदे लेने हैं, वो किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकता है। वो लोकतंत्र का भी उपयोग कर सकता है, वो ओशो का भी उपयोग कर सकता है, वो किसी
किसी भी और चीज का भी उपयोग कर सकता है। अब आप देखो ये मोटरसाइकिल गई, शोरगुल और ध्वनि प्रदूषण में भारत का बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ कोई विचार ही नहीं आता है कि यार ये कर्कश आवाज से कितने, और ये रात दिन ऐसी गाड़ी चल, और कोई ऐसा एक नहीं है, दिन भर यहाँ तो यही सब चल रहा है, ये हार्न बज गया है। किसी को किसी चीज से लेना देना नहीं है कि मेरे किसी कृत्य से दूसरे के जीवन पे कितना असर पड़ेगा, कितना प्रभाव होगा। किसी के स्पेस की रिस्पेक्ट करना तो हमने सीखा ही नहीं। कल ही मैं स्कूटर से आ रहा था, मेरे आगे युवा जा रहा था, मुझे जो हैरानी होती है थोड़ी सी वो ये कि जब मैं युवाओं को ऐसा काम करते देखता हूँ, और ऐसा नहीं कि कभी कभार, रोज, और सबको ही। उस युवा ने आगे चलाते हुए मोटरसाइकिल पर जा रहा था, पुर से पिचकारी मारी और सारा पिचकारी मेरे चेहरे पे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो रे यार, होश ही नहीं है लोगों को यार कि मैं से पिचकारी को पीछे तो देख ले यार कि किसी के ऊपर तो नहीं उड़ा गए। लेकिन ये मुझे पता है कोई कि क्या पश्चिम में ऐसा कोई कर सकता है, कल्पना भी कर सकता है। अब ये जो इस तरीके की मानसिकता का मतदाता है, उस मतदाता को कोई भी बेवकूफ बना देता है। कोई भी कहीं भी किसी भी हो हल्ले में खींच सकता है। और विज्ञापन का अपना प्रभाव होता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है। विज्ञापन की तो पूरी साइकोलॉजी यही होती है कि 10 पैसे की चीज़ लाखों में बिक जाती है विज्ञापन के द्वारा। एक सामान्य सा व्यक्ति महानतम नेता हो जाता है, विज्ञापन की पावर है। तो जो सालों सदियों से ये देश चला और जिस तरीके से चीज़ें धीरे धीरे सरकती चली गई, इस देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, मतदाता को शिक्षित करने के लिए, जागरूक करने के लिए, सजग करने के लिए अथक प्रयास की जरूरत थी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कौन चाहेगा कि अगर मतदाता सजग हो गया तो अगली चुनाव में वो हार जाएगा। तो कौन चाहता है हारना? वो तो चाहते ही चलिए जनता जितनी मूर्ख है उससे भी ज़्यादा मूर्ख बन जाए, ताकि ये बिना सोचे समझे मुझे जाके चुन ले। मैंने काफ़ी साल पहले जब मैंने शुरू में वोट डालना शुरू किया तो मैंने एक वोट डाला, एक आदमी विधायक बन गया। उसको जब मैंने बाद में देखा सिर पीट लिया, मैंने कहा मेरे वोट से ये आदमी विधायक बनाया है। मैंने नाम ही उस सूची से निकलवा दिया। मैंने कहा भैया मैं इस तरीके की किसी चीज़ में शामिल ही नहीं होना चाहता। लेकिन होता कहाँ है, शिक्षा कहाँ सजगता है। मजेदार चीज ये है, और मानव स्वभाव की इतनी गहरी जटिलता है कि ट्रंप फिर जीतने वाला है। ऐसी रिसर्च आ रही है, ऐसी खबरें आ रही है कि वो अगला चुनाव में खड़ा भी होगा और जीतेगा भी। तो ऐसा नहीं कि भारत में ही है, ये तो विदेशों में भी कितनी शिक्षा और कितनी जागरूकता के बावजूद ये सब चीज़ें चलती रहती है। क्योंकि मनुष्य का जो मन है वो बड़ी जटिलताओं से भरा है। बहुत थोड़े से लोग होते हैं जो आत्मगौरव से भरे होते हैं, वो किसी के पीछे नहीं चलते, जो अपना निर्णय लेते हैं, अपना सोच रखते हैं। लेकिन एक भीड़ होती है जो किसी के भी पीछे चल देती है, और उन्हें वो लोग अच्छे लगते हैं जो उनको भेड़ों की तरह पीछे धके हकाल देते। तो अब यही सब चल रहा है। ओशो में भी देख लो, ओशो में भी एक से एक लठ भारती आ गए। उनके भी अंधभक्तों की भीड़, उनके भी सब चल रहे हैं पूजा अर्चना में। तो आज ही एक जगह देख रहा था हवन हो रहा।
ओशो वन भक्ति भाव से लोग बैठे हुए, क्योंकि जब आप ओशो को सुनो, ओशो को पढ़ो, ओशो को अगर समझो और वो क्या चाह रहे हैं इंसान को, और इंसान के लिए वो कैसा बोल रहे हैं, कह रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, तो वो क्रांतिकारी। लेकिन उसको समझने के लिए आईक्यू भी तो चाहिए। जब तक ओशो रहे तब तक तो वो कुछ न कुछ करते रहे कि ये कम आईक्यू के या जो अंधभक्त टाइप के लोग होते हैं वो उनको वो छांटते रहे। ओशो के जाने के बाद तो सबकी बनाई। और ये एक मज़ेदार चीज़ है कि जितने भी सारे मिनी गुरु बने, ये जितने भी सारे नकलची बने वो कुर्सियों पे बैठ के धक्के दे रहे, ये सारे ओशो के शरीर से जाने के बाद पैदा हुए। एक भी व्यक्ति ओशो के शरीर में रहते कुर्सियों पे बैठ के धक्के नहीं दे रहा। अब चल निकली, अब तो एक कोई अपने आप को ओशो का अवतार ही कहने लग गया और वो मजेदार बातें करता है। सुना कल मैंने उसको 2-3 मिनट, बोले कि हाँ मैंने पहले जन्म में ऐसा किया था, मैंने ही अजयेश कोरामृतो को चुना था। अरे भाई, न शक्ल न सूरत, पता नहीं क्या। लेकिन अब इतना सा कहने के वो व्यक्ति के साथ और कैसी भक्तों की, अंधभक्तों की भीड़ उसके भी पीछे लग गई, प्रोग्राम बन रहे उसके ऊपर। अब किसी को ख्याल भी नहीं आता है यार कि कुछ तो सोचो। कब ओशो ने कहा कि मैं वापस जन्म लूंगा? लेकिन अब जो ये जो एक मानसिकता होती है, एक मनोविज्ञान होता है भीड़ का, उसके फायदे लेने के लिए फिर 4 लाख चतुर लोग आ जाते हैं। कोई मसीहा बन रहा है, कोई जीवंत गुरु बन रहा है, कोई परिवार का सदस्य बन रहा है, कोई ये बन रहा है, कोई वो बन रहा है, और ध्येय एकमात्र कि पैसा मिल जाए, सेक्स मिल जाए, प्रसिद्धि मिल जाए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। ओशो ने एक जगह कहा कि बड़े से बड़ा पाप है किसी को साधना के पद से विचलित करना, और ये सारे लोग वही काम कर रहे हैं। लेकिन किसको लेना? ओशो के नाम से वो ओशो के साथ में अत्याचार कर रहे हैं और पाप कर रहे हैं। तो जब ओशो जैसे महान सदगुरु के साथ भी ये दुर्घटना घट सकती है, तो देशों के साथ में तो ये बहुत ही स्वाभाविक है। और यही सब दुनिया में चलता रहता है, यही सब चलता रहता है। तो ये कहानी है अंधभक्तों की। वो चाहे अंधभक्त किसी व्यक्ति के हों, कि किसी के नेता के हों, कि इसके हों, कि उसको हों, दौर हैं जो चलते रहते हैं। और समय एक बहुत बड़ी शक्ति है। जितना व्यक्ति अपने को महान साबित और महान बनाने का प्रयास करता है ना, उतना ही वो व्यक्ति महान नहीं बन पाता है। और जो व्यक्ति बिल्कुल भी प्रयास नहीं करता है, वो महान बन जाता है। क्योंकि ये जो महान बनने की वृत्ति, प्रवृत्ति है, इसमें आप किसी को दूसरे को हीनता बोध दे दो। मैं तो महान, तो फिर मैं क्या? और जब हीनता ग्रंथि बनती है तो स्वाभाविक ही अचेतन में गुस्सा आता है, प्रतिरोध आता है। मुझे भी याद नहीं आ रहा है, लेकिन ये किसी का कोटेशन है, शायद सात्र का कोटेशन है, जापाल सात्र का, कि अगर आप एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं तो आप अपना एक दुश्मन पैदा करते हैं। ये जो अंधभक्त बाद में वही दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनके होने को किसी व्यक्ति ने पहुँचा और ये गुस्सा अंदर इकट्ठा होता है। ऐसा ही ओशो के साथ भी हो गया। ओशो ने इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना रखा, लेकिन फिर भी ऐसे लोग हो गए, क्योंकि चोट लग गई उनको कि ओशो ऐसे। अब ओशो तो एक संबुद्ध तो संबुद्ध होता है। और ये जो कई आजकल बैठ गए हैं कुर्सियों पे और ये जो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, इनमें से अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनको ओशो से चोट लगी हुई है।
वो ओशो से बदला ले रहे हैं। तो अब कई देशों में ऐसा होता है कि जब सत्ताएं बदलती है तो वहाँ के जो महान नेता होते हैं, जिनकी मूर्तियाँ लगती है और बड़े बड़े नाम होते हैं, उनकी मूर्तियों को तोड़ दिया जाता है, फिर वो नई मूर्तियाँ आ जाती है। अब इस अनंत अस्तित्व के अनंत विस्तार में सब पानी पे खिंची हुई लकीरें, किसका नाम यहाँ रहता है? लेकिन छोटा सा मन है और उस मन के खेल सारे चलते रहते हैं। तो ओशो ने एक प्रयास किया कि लोग जागें और अपने होने का सम्मान करें, अपने निजत्व को उपलब्ध, और इस लाखों हुए निश्चित हुए। पर फिर ओशो के नाम से भी लोग आ गए जो लोगों के होने को ही पूछ रहे हैं। और ऐसा ही देशों के साथ भी हो रहा है, और ऐसा ही, पर ये इंसान शायद ऐसे ही चलता है, भीड़ का मनोविज्ञान शायद ऐसा ही होता है। आज बहुत दिन हो गए थे नहीं बोला, तो मैंने कहा कुछ बोलता हूँ, तो कुल मिला के मुझे ये तो पता नहीं कि क्या बोला हूँ, लेकिन हाँ ये बोला हूँ कि ये कई बार ख्याल आता मुझे कि भीड़ की गहन बेहोशी के बीच जो लोग समझदार होते हैं, थोड़े होश से भरे होते हैं, थोड़े सजग होते हैं, थोड़े से जागरूक होते हैं, उनका जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको रात दिन जीना तो ऐसे ही लोगों के बीच है, ऐसी भीड़ के बीच, कैसा आप एडजस्ट करोगे? ये मैं अपनी कहानी भी कह रहा हूँ, ये निश्चित रूप से मैं स्वीकारता हूँ कि मैं जब कई चीज़ों को होते देखता हूँ तो आहत तो होता हूँ। गरीब देश का पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है शानो शौकत पे, और आम जनता मारी जा रही है। तो ये जो इतना बड़ा फर्क हो जाता है, अजीब तो लगता है, लेकिन लगते रहो अजीब, कौन पूछेगा आपको? और जब ओशो के नाम से कुर्सियों पे बैठे धक्के देते लोगों को देखता हूँ तो सिर पीट लेता हूँ। मेरे को जी देखता हूँ मैं, कभी कभी क्लिप मजाक आता है, हंस हंस के तो लोटपोट हो जाता हूँ। कुर्सी पे बैठ जाते हैं एक सज्जन, और कोई सामने बैठा होता है, और मुझे तो एक कभी कभी पूछने का मन होता है, ये ऐसे देखते क्या है? कुछ दिखता है उनको सिर पे, आंखों में? वो देख देख के वो जैसे कि कोई बड़ी उनको दिख रहा है, और आसपास लोग देखो ऐसे भाव विभोर हो रहे होते हैं, और औरतें चार पांच बैठी होती है, उनको इधर से धक्का दे रही, उनको उधर से धक्का दे रही। गजब की मूर्ता और बचकानापन ओशो के आसपास यार, ओशो जैसे व्यक्ति के आसपास ये बेवकूफ़ी चल रही है, और हर कोई इस बेवकूफ़ी में लगा हुआ है। लेकिन आप क्या कर सकते हो? देखते रहो बेटा बेटा, देखते रहो, करोगे क्या? ऐसा ही सब चलता रहता है। तो देखता तो हूँ, और यही कि जब ओशो जैसा संबुद्ध सबके सबको देखते होंगे तो उनको यही लगता होगा कि गजब के लोग हैं, इसी जन्म में मोक्ष को उपलब्ध हो सकते हो, नरक में जी रहे। अजय हूँ चेत गवार, गवार जी चेते तो। एक प्रवचन में ओशो ने, किसी ने कहा कि आपके प्रवचन सुनते सुनते मैं भी जगने लगा हूँ। ओशो ने कहा भाई तू तो क्या जगेगा, मैं थोड़ा तेरा ज़्यादा सजग हूँ, तो मुझे भी तो सुला दे। बोले इसीलिए मेरे को कि इसके पहले नींद में उठ के चला जाता हूँ। तो जब ओशो के नाम पे भी
अंधभक्ति चल सकती है तो किसी भी नाम से अंधभक्ति चल सकती है, किसी भी नाम से कोई भी भीड़ को कहीं भी हकाल सकता है। और वो भीड़ ऐसी ही होती है जो आत्मवान नहीं होती, उसका तो कोई भी चाहे जैसा दुरुपयोग कर सकता है। अपने ही निहित स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस भीड़ का कोई भी उपयोग कर लेता है, दुरुपयोग कर लेता है। अब उस भीड़ की निद्रा को, तंद्रा को कौन तोड़े और कैसे तोड़े? ओशो भी तोड़ तो नहीं पाए ना भाई। ओशो के इतने प्रयास और इतने बोलने और इतने करने के बाद भी कोई ऐसा तो दिखता नहीं है कि उस भीड़ को कोई असर हुआ। और बसों की ये बुरी हालत है, लेकिन जिसको तो कोई बच्चे पैदा कर रहा है। कभी ख्याल नहीं आता ये बच्चे फिर आगे के सालों में कैसे जिएंगे। कल ही मैं देख रहा था, एक कचरा बिनने वाला इधर आया, उसकी हाथ गाड़ी पे 2 बच्चे बिठाए उसने भी, दोनों के सिर पे कपड़े भी नहीं, ना उसके बाप के सिर पे कपड़े। क्या करोगे इस सबका? इस भीड़ की तंद्रा को कोई तोड़ सकता है क्या? अवश्य के पीछे भी ऐसी तंद्रा वाली भीड़ चल पड़ी है। तो और जो कुर्सियों पे बैठे हैं, जो धक्के दे रहे हैं, या जो पुराने सन्यासी बन रहे हैं या बड़े निकटवर्ती बन रहे हैं और पता नहीं क्या, ये उसी भीड़ के हिस्से हैं। कोई भीड़ कुर्सी पे बैठा है, कोई नीचे है, लेकिन जहाँ तक तंत्र का सवाल है, मूर्छा का सवाल है, वो एक जैसा है। वो कुर्सी पे बैठा व्यक्ति ज़्यादा मूर्छित है, ज़्यादा बेहोश है, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी मूर्छा कर रहा है। उनके जो उनके उसके चरणों में लौटायमान हो रहे हैं। लेकिन चल तो सकता है ये सब, कौन रोकेगा, कैसे रोकेगा? कोई रोक भी नहीं सकता। तो बस देखते रहो इस कहानी को, इन सब चीज़ों को। और इसी कारण से कि ये जो कुर्सी पे बैठने वाले जबलाधारी मालाधारी है, ये बाहर की उथली चीज़ों का बड़ा महत्व देते हैं, क्योंकि उस उथली चीज़ों से उनकी गुरुडम चलती है। ये कपड़े हुए, माला हुई, या बाहर के बहुत सारे दिखाए हुए, क्योंकि वो उसी उनकी सारी गुरुडम उसी पे चलती है। अब समझ की बात करो तो समझ तो उनमें है ही नहीं, ध्यान की करो तो ध्यान को तो उनका तो तान पता, ओशो के विजन की बात करो तो उनका बस अभी पता नहीं। तो इसीलिए वो आप देखो, ये डमरू बजाते रहते हैं हर थोड़े दिन में, कभी कुछ चलते ही रहता है इनका, कुछ वो चलता रहेगा, क्योंकि ये जो सब मानसिक विकृतियां हैं, ये क्या क्या नहीं करवाती। चलो भाई, करते रहो।